नमस्ते भारत, आपण बघत आहात WH न्यूज. मी विजय खवसे. महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे आणि बिहार गया येथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या बातम्या निरंतर आम्ही WH न्यूजच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. पण आजची काय बातमी आहे ते जरा बघूया. जय भीम, नमो बुद्धाय. मैं आज यहाँ पे इसलिए उपस्थित हूँ कि महाबोधि विहार की जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, जो मैं लड़ रहा हूँ अपने समाज की तरफ से, ये मैं आप सब लोग को समझाना चाहता हूँ, ये तारीख के साथ और ईयर के साथ. ऐसा है, 6th सेंचुरी ईस्वी सन पूर्व सिद्धार्थ प्रिंस, इन्होंने जो ध्यान साधना की थी बौद्ध गया में, उनको वहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ, वो एनलाइटमेंट मिली. और वो जो बौद्ध ट्री था, बुद्ध ट्री था, वो बौद्ध गया में अभी भी है. वहीं पे 3rd सेंचुरी ईस्वी सन पूर्व सम्राट अशोक ने एक मंदिर बनाया था, जो आज के तारीख में महाबोधि विहार कहलाया जाता है. उसे 1st सेंचुरी ईस्वी सन पूर्व उसका रिनोवेशन हुआ था और वो अभी भी चल रहा है. 7th सेंचुरी में हिंदू राजाओं ने इसको ध्यान नहीं दिया और उसका ह्रास होते ही चला गया. 16th सेंचुरी आफ्टर ईस्वी सन, हिंदू एक आया वहां पे और उसने अपना एक मठ बनाया, वही महाबोधि विहार के बाजू में. और बाईस अगस्त 1895, एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है. इस दिन एक भंते अंगारिका धर्मपदा ये सिलोन से आए थे और इन्होंने वहां पे बुद्ध धर्म की पूजा करने की कोशिश की. उन पे ये हिंदुओं ने हमला किया. ये केस कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा और कलकत्ता हाईकोर्ट ने 1895 में जजमेंट दिया कि ये जगह बुद्धों की है और ये महाबोधि विहार है, महाबोधि टेम्पल है. उसके बाद में 1922 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई, जब बौद्धों ने मांग रखी कि ये बुद्ध टेम्पल हमको दिया जाए, तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जी ने हमारे समाज के लोगों को आश्वासित किया कि हमको जल्दी आजादी मिलेगी और हमको ये बुद्ध विहार, बुद्ध मंदिर आपको हस्तांतरित किया जाएगा. लेकिन जब सच में आजादी मिली 1947 में, तब हमारे साथ में धोखा हुआ. यही जो कमिटी बनाई गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लीडरशिप में, इन्होंने धोखा किया और इन्होंने ये जो कानून है 1949 ये लाया हुआ है. और ये कानून में ऐसा प्रावधान है कि 4 और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक ऑफिशियल चेयरमैन रहेगा. इसकी वजह से होता यूं है कि जो मेन बुद्ध, जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है वो अंदर है, उसके बाहर इन्होंने एक शिवलिंग रखा हुआ है. और वहां पे इन्होंने ऐसा कहा है कि बुद्ध गया में अगर कोई पिंडदान करेगा तो उसको मोक्ष मिलता है. वहां पे भीड़ लगी हुई रहती है और जो हमारा मंदिर है, जो मेन हमारी मूर्ति है, उसको इग्नोर किया जाता है. इसके लिए हमारे समाज की तरफ से कई बार आंदोलन हुए कि जैसे कि आप जानते हैं कि 1949 में हमारा समाज, बुद्धिस्ट समाज बहुत कम था. 1956 में बाबा अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म स्वीकारने की वजह से अभी हमारा समाज काफी स्ट्रांग हो चुका है. उसके बाद भी कई लोगों ने लड़ाई दी, लेकिन अभी तक हमारा ये लड़ाई का दखल कोई चैनल ने नहीं लिया है. आप लोग आज आए हो यहाँ पे, इस तरह की दखल नेशनल मीडिया में कभी भी ली नहीं जाती है. अभी 2012 में एक भंते जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी. सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन एडमिट भी की है, नोटिस निकाली है. केंद्र सरकार ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमको इस पिटीशन को रिप्लाई फाइल नहीं करना है. कानून में इसका मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन. अगर हमको रिप्लाई फाइल नहीं करना है, इसका मतलब उनका नो ऑब्जेक्शन है. बिहार स्टेट ने जो एफिडेविट रिप्लाई फाइल किया है, उसमें उन्होंने कहीं पे भी जो पिटीशन में जो प्रेयर है ये गलत है ऐसा नहीं लिखा है. उन्होंने ये लिखा है कि 1949 का जो एक्ट है, वो एक्ट में जो कमिटी है, वो कमिटी का कामकाज सही चल रहा है और वो कामकाज चलने दो. उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ये जगह बुद्धों को मत दो.
और ये 2012 से ये पिटिशन पेंडिंग है। और जब 12 फरवरी को 2025 को बुद्ध गया में आकाश लामा जी उनका अपने साथियों के साथ अनशन पे बैठे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में था। मैं ये जनरेशन का लॉयर हूँ, तो मुझे तो ये इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं बेचैन रह गया कि मेरे समाज के बौद्ध भिक्खु बुद्ध गया में उपोषण में बैठे और इनके जान को खतरा हो सकता है। और मैंने मेरे साथियों के साथ चर्चा की, और मैंने वो जो 2012 का जो 380 पिटिशन नंबर है 2012 का, उसमें मैंने इंटरनल एप्लीकेशन फाइल किया और मेरे साथ में आकाश लामा जी जुड़े। फिर हमने इस मैटर में काफ़ी कोशिश की मैटर बोर्ड पे लेने की। हम पूरी कोशिश करने के बाद 16 मई को ये मैटर बोर्ड पे आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर को 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग के लिए रखा है। मेरे साथ में वकील शैलेश नारावरे भी रहेंगे। हम लोग सब लोग मिलकर लड़ने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि समाज की तरफ से और भी कोई वकील अगर हमको जुड़ना चाहते तो आइए, हम लोग सब लोग साथ में मिलकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे और ये जीत कर रहेंगे। ये केस हम जीत करेंगे, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। सवाल करते हैं, सवाल पे आते हैं। महाबोधि महाविहार प्रबंधन को लेकर मूल याचिका की मुख्य मांगे क्या है, ये तुम्हारा पहला सवाल है। ठीक है, उसके बाद जो है, क्या संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत बौद्ध समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है क्या? इस पर जो पहला सवाल आपका है कि हमारी मांगे क्या है पिटीशन में। हाँ। पिटीशन में तो मांग यही है, अगर आप जाओगे पूरे देश में तो कोई भी धर्म का जो मंदिर होता है, हिंदू का हो मुस्लिम का हो, वहां पे दूसरे धर्म के व्यक्ति को एंट्री नहीं होती है। अगर आप देखोगे अयोध्या की जो कमेटी बनी हुई है, वहां पे कोई भी मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। तो बुद्धिस्ट के ही मंदिर में ये 4 हिंदू क्यों? इनको हटाने की हमारी मांग है। जो बोध गया टेम्पल एक्ट है 1949 का, उसको तुरंत बर्खास्त करो, और जो बोध गया का मैनेजमेंट है वो एक्सक्लूसिवली बौद्धों को संपादित हाथ में दो। ये पहली मांग है हमारी वो पिटीशन में। और दूसरा सवाल जो है आर्टिकल 24 और 25 जो है 24, 25, 26, इसके मुताबिक हर धर्म को अपना धर्म फैलाने का, अपना मंदिर रखने का और मंदिर का कामकाज करने का पूरा अधिकार है। और जो एक्ट बना हुआ है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, ये टोटली असंवैधानिक है, इसलिए हम ये केस फाइल कर रहे हैं। महाबोधि विहार जो ये है बौद्ध के बजाय बहुसंख्यक हिंदू प्रतिनिधियों के हाथ में होने को आप कैसा देखते हैं? ये सरासर बौद्ध धर्म पर अन्याय है, समाज पर अन्याय है। हो सकता है 1949 में हमारी संख्या कम थी, इसलिए हमसे लड़ने वाले कम पड़े होंगे, लेकिन आज के तारीख में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन चलेगा। और जो आंदोलन आकाश लामा जी ने चलाया है, इसको बहुत ही जल्द उपलब्धि मिलेगी, और सुप्रीम कोर्ट में तो हम 100% जीतेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे वक्फ बिल के हियरिंग के समय जो राम मंदिर का जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कहा, क्लियर कट लिखा है वो जजमेंट में, कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप है, जो धर्म वहां पे पूजा करता है, उसको दिया जाए। इसलिए राम मंदिर अगर हिंदुओं को दिया, सुप्रीम कोर्ट दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर है कि ये मंदिर बुद्ध गया का बौद्धों को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट मजबूर है। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देगी तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जातिवादी ठहराएगा। तो बीटी एक्ट जो है, इसमें संशोधन करने की जो मांग है, या पूरा बीटी एक्ट निरस्त करने की मांग आपने की है कोर्ट को? ये देखिए, अयोध्या के लिए कोई बीटी एक्ट है क्या? कोई दूसरे कोई जो भी अभी मुसलमान के बड़े बड़े जो अपना अजमेर में दरगाह है, उसके लिए कोई एक्ट है? हर कोई भी एक्ट होगा तो उसी समाज के लोग होते हैं। बीटी एक्ट में क्यों हिंदुओं के लोग हैं? तो हमारी तो मांग है बीटी एक्ट सब पूरा बीटी एक्ट ही उसको बर्खास्त करो, संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को भी हियरिंग हुआ है, उसमें अब तक क्या क्या बहस हुई है आपकी ओर से, और कोर्ट की क्या क्या टिप्पणियां रही है? 16 मई को जब हियरिंग हुई तो सबसे पहले मैंने बहस शुरुआत की थी। हमने कहा था कि सर, मैं इंटरव्यूअर की तरफ से मैं अपेयर हो रहा हूँ, और इंटरव्यूइंग एप्लीकेशन में मैंने जो अभी आपको बताया ये सब डिटेल में लिखा हुआ था। और जो दीपांकर दत्ता है, ये चीफ जस्टिस, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, इनके सामने मैंने कई केसेस चलाए थे, तो इन्होंने ये के पूरा इंटरव्यूइंग एप्लीकेशन पढ़ के आए थे, इसलिए इन्होंने हमको रोका और इन्होंने सीधा पिटिशनर के वकील से जवाब मांगा कि इतने दिन ये पिटिशन क्यों पेंडिंग है। तो पिटिशनर के वकील का कहना था कि पिटिशनर की तबीयत ठीक नहीं है, और वो थोड़ी बहुत हियरिंग हुई। और उसके बाद में
एक मिनट। उसके बाद में रिस्पोंडेंट के वकील जो बैनर्जी थे, केंद्र सरकार की तरफ से थे, उन्होंने बदमाशी की। जब इस केस में ऑलरेडी 2012 में केंद्र सरकार ने लिख के दिया है कि हमको कोई रिप्लाई फाइल नहीं करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल बैनर्जी है, ये जातिवादी बैनर्जी है, इसने सुप्रीम कोर्ट में जज साहब को ये कहा कि सर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट इन्वॉल्व है। जज साहब ने उसको बहुत बुरी तरह डांटा। उसको कहा जज साहब ने कि 12 साल हो गए, आप लोग अभी तक कुछ रिप्लाई फाइल नहीं किए, आपने उसको ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आज क्यों ले रहे हो। और बहुत बुरी तरह डांट सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई। ये बिहार जो है यूनेस्को में विश्व की धरोहर सूची में है ये जी, फिर भी इसका प्रबंधन बौद्ध में हाथों में नहीं है, क्योंकि हम लोग का ध्यान ही नहीं है ना। हम लोग अभी महाराष्ट्र में राजकीय लाभ उठाने के पीछे, आर्थिक लाभ उठाने के पीछे हम लोग दौड़ रहे। अभी तक हमारा समाज का ये दायित्व था कि हम सब लोग ना, सिर्फ आकाश लामा जी नहीं, पूरे देश के जितने भी बौद्ध लोग हैं, हमको सबको वहां जाना चाहिए और अपना हक मांगना चाहिए। सिर्फ टीवी पे या मोबाइल पे या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिख के तो नहीं मिलेगा, हमको खुद को वहां पहुंचना पड़ेगा। सिर्फ आकाश लामा जी का तो रोल नहीं, उनका ये नहीं है कि वही अकेले लड़े, हम सब लोग को जाना चाहिए। क्यों हम लोग घर में बैठे हुए, सब लोग चलो और अपना हक ले लो। सर 29 जुलाई को जो फाइनल हियरिंग होने वाली है, तो उसमें किन किन उस पर जो इंटरवेंशन पर चर्चा होगी या फिर और नहीं, इंटरवेंशन का तो चर्चा की बात ही नहीं। सुनिए, इंटरवेंशन एप्लीकेशन जो हमने फाइल किया है, ये हमने जो मूल पिटीशन है, मेन पिटीशन है, उसके सपोर्ट में फाइल किया है। हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन में ये कहा है कि जो मेन पिटीशन है 380/2012 की, इसको आप फाइनल हियरिंग पे लो और डिसीजन लो, ये हमारी मांग है। तो 29 जुलाई को तो फाइनल हियरिंग होगा। फाइनल हियरिंग में पहले पिटिशनर का वकील आर्गुमेंट करेगा, रिस्पोंडेंट का वकील आर्गुमेंट करेगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर इंटरव्यू के वकील को जरूरत पड़ी तो, अगर हो सकता है फैसला हमारे फेवर में आ रहा है तो हो सकता है शायद मुझे मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। हमको तो जजमेंट हमारे फेवर में होने से मतलब है, हमको तो सिर्फ ये बुद्ध गया टेम्पल हमको मिलने से मतलब है। आर्गुमेंट में हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोर्ट खुद होके उस दिन जजमेंट देती है हमारे फेवर में, तो हमको मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मतलब सुप्रीम कोर्ट ये पूर्ण प्रबंधन जो है बौद्ध के हाथों में सौंपने का आदेश देता है, तो क्या प्रशासनिक बदलाव की कोई रूपरेखा तैयार होंगी? ऐसा है, अगर समझो सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में जजमेंट देता है ये बौद्धों के हाथ में दिया जाए, हाँ, तो हमारी कमेटी बनेगी, फिर हम हमारी कमेटी की इलेक्ट करेंगे। जो कमेटी में जो भी इलेक्ट होंगे, बुद्ध गया अपने भिक्षु संघ से बोलो या पूरे वर्ल्ड से बोलो, जितने बुद्ध समाज के, वो कमेटी चलाएगी। वो हम चलाएंगे ना, हम डिसीजन लेंगे कि हमारे में कौन चलाएगा, ना कि बाहर के हिंदू लोग आके चले बोलेंगे। अभी दिल्ली में भी एक बैठक है 6-7 को, करेक्ट, उसमें नेशनल कमेटी की एक जो बैठक होके वहाँ पे नेशनल कमेटी बनी जाएंगी। क्या ये कमेटी इसमें इन्वॉल्व रहेंगी या फिर ऑल बुद्धिस्ट फोरम काम करेगा? ये तो कोई अपना इंटरनल मामला है पहली बात तो, और 5-6-7 की जो कमेटी का इनविटेशन मुझे भी आया हुआ है और हमारे कई संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। अभी एक नेशनल कमेटी बनेगी और हम लोग सब लोग मिलकर चलाएंगे। सिर्फ बौद्ध लोग चलाएंगे, हिंदू लोग नहीं रहेगा उसमें। सर बोध गया महाबोधि महाविहार के वास्तविक मालिक कौन है, ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टि से? देखिए, प्रिंस सिद्धार्थ, इन्होंने जो वहां पे ध्यान किया और अटेंडमेंट उनको मिली, वो बौद्ध बने। तो वो बौद्ध टेम्पल, जो बौद्ध गया टेम्पल जहाँ पेड़ है उसके नीचे बैठे थे, वहां पे उन्होंने अटेंडमेंट ली। उस समय तो कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई 7/12 नहीं था, तो हम तो ये नहीं कह सकते कि वो जमीन किसकी थी। वहीं पे सम्राट अशोक ने जब राजा था, उन्होंने वहां पे टेम्पल बनाया। जाहिर सी बात है, राजा ने टेम्पल बनाया तो बौद्धों का टेम्पल है, तो मालिक भी हम ही है, दूसरे कोई मालिक हो ही नहीं सकते। लेकिन सम्राट अशोक के बाद में बौद्ध धर्म का थोड़ा ह्रास हुआ, हिंदू राजा लोग आए, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ऐसा है कि आदि शंकराचार्य नाम का जो व्यक्ति होके गया, इसने बौद्ध धर्म खत्म करने की पूरी कोशिश की, जिसमें ये एक षड्यंत्र है कि बौद्ध गया का मंदिर हमसे छीना गया। इसके लिए आदि शंकराचार्य जिम्मेदार है। इसके वजह से वो उसका वहां पे हमारा कंट्रोल चला गया, वहां पे हमारा ध्यान नहीं रहा। 1895 में बौद्ध भिक्षु अंगारिका वहां लड़ाई हुई, वो जख्मी हुए, मामला थाने में भी गया, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में 1818 सेंचुरी में जजमेंट दिया है कि ये जगह बौद्धों की है और बौद्धों की दी जाए।
लेकिन हमारे साथ धोखा जब 1947 में भारत देश स्वतंत्र हो रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कमिटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। इसलिए वो उस समय वो जो हमारा मैनेजमेंट था हमारे हाथ से चला गया। लेकिन 1949 में हमारी लोक संख्या शायद कम होगी बौद्ध समाज की, बहुत ही कम होगी। 1956 में बाबा अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म स्वीकारा, तो अभी हम सब लोग बुद्धिस्ट है, तो अभी हमारा हक है, हम जाके लेते रहेंगे। 2012 में जो याचिका डाली गई थी, किसने डाली गई थी ये आपने बताया नहीं सर। वो बनते सुरेश जी है यहाँ के, नागपुर के, इन्होंने सुरेश सचन ने डाली थी। और 2012 में उन्होंने डाली थी, एडमिट भी हो गई थी, नोटिस भी निकली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नो ऑब्जेक्शन भी दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद में मुझे ये पता चला है कि उनका तबियत ठीक नहीं होने से, और उस समय जो वकीलों ने डाली थी 2012 में, ना उस समय शैलेश नारावत थे ना मैं था, जो वकीलों ने डाली थी उन्होंने उसका जो बाटला करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए बोर्ड पे नहीं आया। ये कारण है उसके पीछे। अभी कितने वकील इस के पीछे लगे हैं फिर? अभी फिलहाल तो शैलेश जी और मैं ही हूँ, हम दोनों हैं ऑन, मतलब जो भी है रिकॉर्ड पे। और हमारे साथ में जो हमारे एसोसिएट है वो एडवोकेट्स है। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के मेरे से या शैलेश जी से भी सीनियर कोई एडवोकेट्स है और जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनको मैं इन्वाइट करता हूं कि प्लीज आइए, ये पिटीशन में जुड़िए। अगर इंटरनल एप्लीकेशन आना, इंटरनल एप्लीकेशन डालिए, या उस दिन अगर बहस के हम लोग जैसी नेशनल कमेटी बन रही है, जैसा आपने बताया कि बुद्ध अपने मंदिर का एक वर्किंग कमेटी के लिए नेशनल कमेटी बन रही है, वैसे मैं चाहता हूँ कि सब वकील लोग आए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा नंबर भी सबके पास है, आप लोग आइए, शैलेश जी भी रहेंगे, हम लोग सब लोग मिलकर कमेटी बनाएंगे। हमें जो सबसे सीनियर होगा वो आर्ग्यू करेगा। 29 तारीख को और फैसला जुलाई को, जी। क्या लगता है आपको 29 तारीख को क्या फैसला आएगा? आप बताओ, इसमें कोई निगेटिव अगर कुछ पॉइंट होगा जो हमारे खिलाफ जा सके, मुझे तो कोई निगेटिव पॉइंट नहीं दिखता है। हमारे तरफ से इतना ही गलत हुआ है कि एक हमारा समाज जागरूक नहीं था, वहां पे जगह पहुंचा नहीं, और 2012 के बाद एडमिट होने के बाद भी उस समय के जो वकील थे, शैलेश जी भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, दूसरे कोई वकील थे, उन्होंने फॉलोअप नहीं लिया, इसलिए मैटर बोर्ड पे नहीं आया। अभी हमने बोर्ड पे लगाया है मैटर, 29 को फाइनल हियरिंग है, फाइनल हियरिंग चालू होगी। 29 के बाद में 4-5 हियरिंग होगी, एक दिन में नहीं होगा, 4-5 हियरिंग चलेगी और उसमें मैटर का जजमेंट आ जाएगा। 13 तारीख को एक मामला हुआ बोध गया में, हमारे लोगों को वहां पे मारा गया, वहां पे नारे लगाए गए, इसका भी कुछ असर वहां पे गिर सकता है एविडेंस के तौर पे, आप वहां पे रख सकते हैं? 100% लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे हो रही है, ये भी बहुत सीरियस मामला है, तो कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा उसका। मामले में बंटी जी को भी फंसाया गया। यस यस यस, ये भी आप कोर्ट को बिल्कुल रखे, बिल्कुल ये सब बातें कोर्ट में रखी जाएगी, ये कोर्ट के नॉलेज में लाया जाएगा और कोर्ट को बताया जाएगा कि आपको तुरंत फैसला करना है। और कोर्ट ने माना है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हम 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि देयर विल बी नो फर्दर एडजॉर्नमेंट फॉर फाइलिंग ऑफ एफिडेविट और रिप्लाई। सब जितना भी एफिडेविट और रिप्लाई फाइल करना है ये 22 जुलाई तक कंप्लीट करना है। 29 जुलाई के बाद में अगर कोई आता है, बोलता है कि मुझे रिप्लाई फाइल करना है, रिजोइंडर फाइल करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैं कोई डेट नहीं दी जाएगी, फाइनल हियरिंग ही होगी। सर, देश विदेशों में आंदोलन चालू है बौद्ध मुक्ति आंदोलन को रिलेटेड, तो इसका असर केस पर किस प्रकार से पड़ रहा है और इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका असर पड़ रहा है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज 13-14 साल के बाद मैटर डायरेक्ट फाइनल हियरिंग को ली है। सुप्रीम कोर्ट में इतना जल्दी कोई फाइनल हियरिंग को मैटर लगता नहीं है एक हियरिंग में, लेकिन जब 16 मई को मैटर कॉल आउट हुआ, उसी दिन इमीडिएटली उन्होंने फाइनल हियरिंग को क्यों लगाया? उसका असर हो रहा है इसलिए लगाया। 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है राज्यपाल ने भी वहां पे बौद्ध विहार में शिवलिंग की पूजा पाठ किया, ये भी पॉइंट वहां पे रख सकते हैं? ये पॉइंट तो 100% रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? उसका हमारे पास वीडियो पहुंचा है, वो हम सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, दिखाएंगे कि राज्यपाल जैसा एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है व्यक्ति बुद्ध मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा करता है, इससे घटिया काम क्या हो सकता है? ये बात भी रखी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो वो राज्यपाल पे हम SC/SC एक्ट पे केस भी रजिस्टर करेंगे। सर, अगर बौद्ध मुक्ति आंदोलन का जो BT एक्ट है ये निरस्त हो जाता है, तो इसके बाद जो बाकी के जो बौद्ध स्तूप संपूर्ण भारत देश में है, तो क्या हम इसके ऊपर पिटीशन फाइल्स करके हमारे बौद्ध स्तूप वापस हमारे ताबे में ले सकते हैं? 84,000 है। ऐसा है भाई, आप मेरे भाई लोग हैं, पहले एक तो लेनी दीजिए। अभी से तुम उनको ये करोगे तो आज के तारीख में तुम देखते हो कि हिंदू का कितना संगठन स्ट्रांग है, तो ये भी नहीं मिलने देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट
और बोध गया टेम्पल और बोध गया ओनली एट दिस प्रेजेंट, नो कमेंट फॉर अदर। सर एक बात बताइए, अगर जैसे अपन सुप्रीम कोर्ट में अपन जैसे आपने अभी कहा सर एक पॉइंट्स रख सकते हैं, जैसे धारा 370 हटाए रद्द कर दे, उसी प्रकार बीटी एक्ट रद्द करने में इतना देर क्यों हो रहे हैं? जैसे मैंने बताया ना भाई लोग, आप लोग अभी आपकी उम्र क्या है, एज क्या है आपका? आप नहीं थे 1947 में, अभी अभी हम लोग आए, हम लोग समाज जागरूक हो रहा है, अभी यूट्यूब चैनल है, अभी सोशल मीडिया है, इसका फायदा हुआ कि हम सब लोग पूरे दुनिया से जुड़े हुए। मैं सबसे इतना आग्रह करूंगा, हम तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग बोध गया में आइए और आकाश लामा जी का साथ निभाइए। सिर्फ टीवी पे बैठ के या मोबाइल में जो मैसेज लिख के, फेसबुक मैसेज लिख के नहीं चलेगा, आपको आपकी संख्या दिखानी पड़ेगी, तभी सरकार पे दबाव आएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट से जो करना है वहां वकील लोग तो करेंगे, लेकिन समाज के लोगों का दायित्व है कि आप बोध गया पहुंचिए और आकाश लामा साहब को सपोर्ट करिए। सर ये पूरा आंदोलन बहुजन मीडिया ने विश्व तक पहुंचा है, उसके बावजूद भी हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूबर सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, वो यूट्यूबर के ऊपर में आरोप लगा रही है, कहाँ तक ठीक है? हे देखिए, मैं तो यूट्यूबर का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने देखा होगा 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, उसके पहले क्या हवा थी कि इनका 400 पार, ये यूट्यूबर ही है कि जिन्होंने बीजेपी को अपनी जगह दिखाई। आप उस समय के मेरे भी वीडियो देखना, और आप लोगों ने जो भी कैंपेन किया था वो वीडियोस देखना, हमने उनको उनकी जगह दिखा दी है। ये मैं जो यूट्यूबर है इनका मैं सैल्यूट करता हूँ, ये यूट्यूबर ने ही देश को बचाया है। यूट्यूबर क्यों श्रेष्ठ होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कि जो जैसा आज तक चैनल है, कोई भी नेशनल चैनल है, दादा आप तुम्हें बनाएगा, नेशनल चैनल है, ये चैनल लोग तो फ्री में देखते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल देने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कहाँ देने पड़ते हैं? डेटा खरीदने के लिए, और यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप लेना पड़ता है। तो यूट्यूब चैनल के जो दर्शक है ये पैसा दे के देखते हैं, और जो बाकी जो नेशनल मीडिया है उसके तो फ्री वाले चैनल होते हैं। तो तुम्हारे जो दर्शक है वो पैसा दे के देखते हैं, तो तुम्हारा वैल्यू, यू आर पेड चैनल है, वो लोग तो नॉन पेड चैनल है, उनकी क्या वैल्यू है? आपके सामने उनकी औकात जीरो है। तो मैं सब यूट्यूबर चैनल को फिर से कहूंगा, आप आपके ऊपर खुद पे भरोसा करो, बहुत जल्द ये नेशनल मीडिया खत्म हो जाएगा, सब लोग यूट्यूब चैनल ही देखेंगे। आपको पता नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के 50% वकील सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो नेशनल मीडिया कब का आउट हो चुका है। थँक्यू सर, थँक्यू। मित्रांनो, ही होती महाबोधी महाविहार मुक्तीची बातमी। तर निरंतर हा जो लढा सुरू आहे, चालूच आहे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे। आणि हे संपूर्ण कव्हरेज आम्ही जे आहे तुम्हाला WH न्यूजच्या माध्यमातून दाखवत आहोत। फक्त तुम्ही WH न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि WH न्यूजच्या स्कॅनरवर जाऊन तुम्ही धम्मदान करा। जय भीम, नमो बुद्धाय।